आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया कौम का कायद बनने वालों की होड़ लगी हुई है। हर एक अपने पिट्ठुओं से कौम का रहबर कैसा हो का नारा लगवा रहा है और उसके पिट्ठू उसके नाम का नारा लगा रहे हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास 28 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन इस इजलास में क्या होगा कुछ नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े इमाम बाड़े में आए और मौलाना शहंशाह नकवी जब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर की मजलिस पढ़ने के लिए आए थे, उस वक्त जैसा माहौल था, जैसी भीड़ थी, वैसी भीड़ हो जाए। यानी इजलास के आयोजक की मंशा ये है कि लोग भेड़िया दसान की तरह उनके इजलास में शामिल हो। बस लोगों को दिखाने की फिक्र है कि उनके इजलास में कितने सौ लोग या कितने हजार लोग आए। हमारे साथ बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से कानून के जानकार जफर रिजवी साहब हैं। हम जानना चाहेंगे जफर रिजवी साहब से कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास हो रहा है, इसमें किन किन मुद्दों को उठाना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अपना एजेंडा भी बताना चाहिए था, किन मुद्दों पर हम इजलास बुला रहे हैं, या अपनी शहंशाही दिखाने के लिए विरासत में मिर्जा मोहम्मद अतहर को सदर बनाया गया था और सदर का इंतकाल के बाद उनके बेटे ने उस पर विरासत समझ के कब्जा कर लिया। शियों के कोई मसाइल ना उन्होंने हल किए ना इन्होंने किए। शियों के मसाइल ये है कि जब तो 52 जिले थे, आज 75 जिले हैं। ये शियों की मर्दमशुमारी करते, शियों के मसाइल जाके पूछते, तो हर जिले में शियों की आबादी कितनी है, उनके मसाइल क्या, ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी शरई थी और उसमें शरई आदमी होना चाहिए था, जबकि ये बिल्कुल नॉन क्वालिफाइड है, बिल्कुल जाहिल है इस मामले में। एक पर्सनल जो शिया स्कॉलर होना चाहिए था, आलिम होना चाहिए था, जिसको शियत के बारे में जानकारी शरई होती और वो इस्तिलाह में सही जानकारी रखने वालों को इकट्ठा करता, एक मजमुआ बनाता, एक अंजुमन बनाता और शियों की मर्दमशुमारी 75 जिलों में कहाँ शिया किस हाल में है ये होना चाहिए था। हर जिले में एक शाख कायम होना चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुआ और इन्होंने कुछ नहीं। इजलास हम बुलाया है 28 को, ना कोई उसका एजेंडा है ना कोई पर्पस, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए बुलाया है, शहंशाही दिखाने के लिए कि बाप की बरसी पढ़ने के लिए बाहर से शहंशाह हुसैन आए थे और कभी जमीन नकवी आए थे, तो उसमें तो भीड़ हो गई अल्लामा के में। लेकिन अब ये है कि हर वक्त इनकी सब इनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अब कौम इनके बेवकूफ बनाने में नहीं आ रही है। काजी जफर साहब, आप कानून के जानकार हैं, क्या शिया पर्सनल लॉ बोर्ड यानी जो पर्सनल लॉ की बात करता है, कानून की बात करता है, क्या उसके सर्वे सर्वा ऐसे लोग होने चाहिए जिनको शरीयत की भी जानकारी ना हो? क्या कौम को चाहिए कि ऐसे लोगों के पीछे चले? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। कौम इनको खूब समझ चुकी है, लेकिन कौम हमारी इतनी भोली वाली है, वो भूल जाती है कि इन्होंने कितनी गद्दारी की है। इन्होंने खुद बड़ी उमैया की तरह अपने अकरबा परवरी करी है, अपने भाई को, भतीजे को, साले को, सब लोगों को रखा और जिसने आवाज ज्यादा उठाई किसी ने तो एक आदमी उसका भी रख लिया और पैसा ले करके गैर लोगों को भर्ती किया। शिया भटक रहे हैं दाखिले के लिए। आज बच्चों की तालीम का सिलसिला हमारे यहाँ ज्यादा कमजोर है, हमारे यहाँ दाखिले नहीं हो पाते हैं और इसलिए कौम ने ये स्कूल बनाया था, शिया कॉलेज बनाया था, डिग्री कॉलेज बनाया था, वुमेन कॉलेज बना और साइंस का और लॉ का शोबा कायम हुआ। और उस वक्त मरहूम ताहिर जरवली साहब शेर हिंदुस्तान, उन्होंने मेहनत की, खून पसीना बहाया, वो फ्री लोगों की खिदमत करते थे, उन लोगों ने इस इदारे को महफूज रखा। उसके बाद जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो विरासत समझ करके ये उसको बड़ी मैया के बाद
تعلق ان سے خراب تھے، یہ ویسے ہی آ گئے، اور باپ سے زیادہ خراب ان کا رویہ ہے. یہ اپنی وراثت سمجھ کے اس کو اپنا جاگیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ قوم کی ملکیت ہے، قوم کو کوئی فائدہ ان سے نہیں ہو رہا. ظفر صاحب، کون کون سے مدعے ہیں جس کو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں اٹھانا چاہیے؟ اسکالر ہو، شرعی جانکاری رکھتا ہو، کوالیفائڈ ہو. یہ ڈسکوالیفائڈ، یہ کوئی مدرسے کے فارغ نہیں، کچھ نہیں ہے، جاہل مطلق ہے. یہ باپ کی جگہ پر وراثت سمجھ کے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہو. یہ قوم کی جاگیر ہے. شیعہ کالج مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے اسپیشلی اس وقت کے ذمہ داروں نے، ہمدرد لوگوں نے، علماء نے مل کر کے بنایا تھا کہ ہماری قوم کے بچے تعلیم پا جائیں اچھی. صاحب، شیعہ کالج جو قوم کی ملکیت ہے اس کا برا حال ہے، اور یعصوب عباس جو شیعہ کالج کو منمانے رویے سے چلا رہے ہیں، جہاں نہ تو قوم کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو نوکری مل رہی ہے اور نہ ہی بچوں کو ایڈمیشن مل رہا ہے، جبکہ ناصر الملت نے اسی لیے اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ قوم کے بچوں کو ایڈمیشن ملے. آج بچوں کا برا حال ہے شیعہ قوم کے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یعصوب عباس اور ان کے بھائی تو اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں، 5 لاکھ روپیہ مہینہ شیعہ کالج سے لے رہے ہیں، بنا پڑھائے، بنا محنت کیے، جیسا کہ مولانا ظہیر افتخاری صاحب نے اس بات کو اٹھایا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو شیعہ کالج میں گڑبڑی ہو رہی ہے وہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کا مدعا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ تو شیعوں کی ملکیت ہے اور شیعوں کا حق ہے، اور اس پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. ان کو طاہر جرولی صاحب نے رکھا تھا نوکر، مرزا اشفاق کو، مرزا اطہر کو، اور اتفاق سے اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ منمانی کر رہے ہیں. اب قاطی خاندان جو ہے ان کی ننیال تھی، تو طاہر جرولی صاحب نے جی جان لگا کر کے اس کو 4 چاند لگائے اور متعارف کرایا، اور درگاہ شہید ثالث کا بھی انتظام وہی دیکھتے تھے. اس وقت تک بربادی کہیں نہیں تھی. یہ سب بربادی ہماری قوم کی بے توجہی سے ہو رہی ہے اور لا علمی سے ہو رہی ہے. نعروں کے پیچھے قوم دوڑنے لگتی ہے، کبھی وقفوں کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں کلوے جواد، کبھی شیعہ کالج کے نام پر یہ وصول کر لیتے ہیں، یہ کالج کو، شیعہ کالج کو برباد کر رہے ہیں، وہ اوقاف کو برباد کر چکے. اب ان سے دنیا بیزار ہو چکے یہ قوم. لیکن اب اتفاق یہ ہے کہ بھیڑ چال ہے، یہ نعرے اپنے لگواتے ہیں کہ قوم کا قائد کیسا ہو. دھیرے سے لوگ کہتے ہیں یعصوب عباس جیسا ہو، جب یہ پھر غور سے دیکھتے ہیں تو ان کا غلام دھیرے سے کہتا ہے، کوئی آواز ہی نہیں نکلتی. تو قائد بنانے والے یا خود بننا چاہتے تھے، خود ساختہ، تو قائد اسی وقت ان کی ہوا نکل گئی، اور ان کے ارکان کو، ان کے احباب کو زنانی فوج کہا گیا. واقعی خواجہ سرئی ہے کہ میدان میں کہیں اترتے نہیں، قوم کی کہیں ہمدردی نہیں کی انہوں نے، شیعوں کی مردم شماری آج تک نہیں کرا پائے. 75 ضلعوں میں یہ شاخ قائم کرتے شیعوں کی، اور وہ سب مدد کرتے. نہ ان کی قوم کی بدحالی کو بتانے گئے، نہ انہوں نے ایڈمیشن کو کیا. جو داخلہ کیا وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں، بھائی بھتیجے سالے سب داخل کر لیے، اور کروڑوں روپے کا چونا سالانہ لگ رہا ہے. ظفر صاحب، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں کن کن مدعوں کو اٹھایا جانا چاہیے؟ شیعوں کی پسماندگی اور علمی حیثیت کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالر ایسے ایسے ہوا کرتے تھے، IAS IPS ہوتے تھے. عزیز ظفر صاحب، آپ قانون کے جانکار ہیں، شریعت کے جانکار ہیں. شیعہ پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کن کن مدعوں کو اٹھایا جانا چاہیے؟ شیعوں کی تعلیمی پالیسی کے لیے، ان کی پسماندگی اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے اٹھانا چاہیے، اور ان کے لیے اب تک کیا کیا گیا یہ بتائیں. پچھلا یہ پیش کریں ایجنڈا کہ ہم نے یہ کر کے دیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، بتائیں. اور قوم کو یہ چاہیے SIR میں ان سے مدد دے، اور ان کو چاہیے قوم کی مدد کریں. جب قوم کے لوگ ہی بھٹکتے رہیں گے اور وہ یہاں سے شیلٹر ہوم میں ڈال دیے جائیں گے، تب یہ جاگے گی قوم. کیا مسلم پرسنل لا بورڈ، شیعہ پرسنل لا بورڈ کو یہ چاہیے کہ یہ کرے. یہ انہوں نے ایجنڈے میں نہ رکھا ہے، نہ کہنے جاتے ہیں. یہ ہونا چاہیے ایجنڈے میں 28 کو. اور ہماری قوم جو ہے بیدار ہے، اس کو چاہیے کہ خود بھی اپنے طور پر
ऊपर वो इसका डिफेंस करे। जफर साहब, मौलाना कल्बे जवाद ईरान से बहुत बड़ा तमगा लेके इंडिया वापस आए हैं और उनका जिस हिसाब से स्वागत हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा लगता है जैसे हमारे बड़े भाई लोग गंगा में डुबकी लगा के पाक साफ और सारे गुनाहों से पाक हो जाते हैं? क्या वफ़ को बिकवाने वाले, कब्रों के सौदागर और वफ़ को पर कब्जा करवाने वाले और अपने दामाद अली जैदी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके जरिए वक्फ को बदहाल करवाने वाले, वक्फ बोर्ड को कंगाल बनाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ईरान से अवार्ड लेने के बाद क्या पवित्र हो गए हैं, पाक साफ हो गए हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुआविया अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाता था और कासिद बहरैन कहलाता था कि उसने समंदर में जहाजों का बेड़ा तैयार किया है, उसी तरह ये भी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब ये सामने दागदार हो गए, हिंदुस्तान में हर तरफ से इन पर लानत पड़ रही थी, तो उसके बाद ये ईरान गए हों, जहां भी गए हों, जहां से लाए हैं तमगा, तो उसी तरह लाए जैसे बनी उमैया में एक दूसरे मरवान उनको अच्छा कहता था, अबू सुफियान उनको कहता था और सबसे बढ़ के मुआविया ने अपने को अमीरुल मोमिनीन भी और खलीफा मुस्लिमीन भी बना लिया। उसी तरह ये भी वहां से पाक साफ हो के आए हैं, एक तमगा लाए हैं। जैसे अबुल आस ने इब्ने ज़ियाद को कहा तेरा माजाया है और इसने मुआविया ने अपने भाई शरीक कर लिया उसे, तो वैसे इन्होंने कल्बे जवाद ने एक तमगा लेके आए और इनके हाशिया बरदार इनको हार फूल पहना के जैसे कुर्बानी का बकरा लोग घुमाते हैं दुम्बा, उस तरह इनको लखनऊ में घुमा रहे थे। तो ये पैसा कौम का बर्बाद हो रहा है, ये वक्फों से जो लूटा गया है वो इन्हीं के प्रोपेगेंडे में खर्च हो रहा है। जफर साहब, मौलाना कल्बे जवाद का स्वागत जिन लोगों ने किया है वो उनके अपने मकासिद हैं। वो मीसम रिजवी जो एक अपराधी है जिसका नाम ही मीसम अपराधी के नाम से मशहूर है, उसने मौलाना कल्बे जवाद का स्वागत करवाया और वो चाहता ये है, जैसा कि लोगों ने बताया है, कि मौलाना को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के बाद दरगाह की 1 करोड़ की एफडी है, उस एफडी को तोड़वाने में मौलाना उसकी मदद करें ताकि उस एफडी का को खुर्द-बुर्द किया जा सके। इसके अलावा लोगों का कहना है कि दरगाह की कमाई जो है, दरगाह का जो पैसा है, वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब मीसम अपराधी उसका हिसाब ठीक से नहीं दे रहा है, बल्कि वो अनाप शनाप लोगों पर खर्चा कर रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस तरह के समारोह में जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं वो खर्च कर रहा है क्योंकि उसकी जेब से तो जा नहीं रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? भाई जैसे वो हजरत अली के जमाने में जो अली से मोहब्बत नहीं रखते थे वो बुग़्ज़े अली में नहीं, हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े माविया में सही, जो माविया से परेशान थे और अली से मोहब्बत नहीं थी लेकिन माविया के खौफ से अली के पास आ जाते थे। वैसे ही ये लोग हैं, जैसे अबू बकर का भांजा जो था बहनोई उमराउल खैर, जब उससे हजरत अली ने हिसाब मांगा तो भाग गया, चला गया मुआविया के साथ और उसने जाके एक अस्कर नाम का ऊंट दिया और बसरा में वो जंग जमल करवा दी। अस्कर नाम का ऊंट दे के उम्मुल मोमिनीन को उसी पर बैठा दिया चमड़े के अहदे में और बैठा के अली के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया क्योंकि अली उससे हिसाब किताब न ले। उसी तरह कल्बे जवाद मीसम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनसे कोई हिसाब न कौम का मांग ले और बोर्ड में तो सर्वे सरवाई इस वक्त ये है ही है, वो एफडी तोड़ा के इनके स्वागत में खर्च करके बाकी सब हड़प कर लेगा। इस चक्कर में वो लगा हुआ है, शिकारी अपने घात, पहलिया अपने घात। बहरहाल ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास कौम को क्या देगा, इससे कौम के लोगों को क्या हासिल होगा, ये 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।